नमस्कार, शुभ संध्या। भौतिक विज्ञान की इस कक्षा में आपका स्वागत है विद्यार्थियों। प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने फिजिक्स में मोशन चैप्टर को डिस्कस किया था और मोशन चैप्टर के अंदर अपने लास्ट लेक्चर के अंदर मोशन ऑफ इक्वेशन पर डिस्कस की थी कि गति की जो समीकरणें हैं कितने प्रकार से अपने फिजिक्स में पढ़ सकते हैं और उन पर आधारित जो प्रश्न है उनको अपने हल करने का प्रयास किया था। आज का जो अपना टॉपिक है गति चैप्टर का दूसरा जो भाग है आज अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए, गति चैप्टर के अंदर अपने इससे पहले रेखीय गति पर बात कर ली थी। जितनी भी अपने भौतिक राशियों के बारे में पढ़ा वो सारी की सारी राशियां एक लाइनर मोशन के अंदर थी, एक रेखीय गति को रिप्रेजेंट कर रही थी। अर्थात कोई भी वस्तु है वो एक ही रेखा पर चल रही थी, एक ही सीधी रेखा पर, एक सरल रेखा पर, एक स्ट्रेट लाइन पर क्या है ट्रेवल्ड कर रही थी। आज अपने को पढ़ना है वृत्तीय गति के बारे में, अर्थात सर्कुलर मोशन के बारे में डिस्कस करना है। तो ध्यान दीजिए, आज का टॉपिक अपना वृत्तीय गति या आप कह दो सर्कुलर मोशन, वृत्तीय गति। अगर अपने बात करें वृत्तीय गति की, जैसे आपको इस डेफिनेशंस बनाने से पहले नाम पर ही आपको ध्यान रखना है। वृत्तीय गति नाम से ही अपने को पता लग रहा है वृत्तीय, अर्थात कहीं ना कहीं एक सर्कल की बात हो रही है, एक वृत्त की बात हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु अगर वो ट्रेवल्ड करेगी तो वो एक सर्कुलर पाथ पर ट्रेवल्ड करेगी। बिल्कुल एग्जैक्ट सही पहचाना आपने। वृत्तीय गति का पूरा जो मतलब होता है वो ये है कि कोई भी वस्तु अपने निश्चित वृत्ताकार पथ पर जब गति करती है, इस प्रकार की गति वृत्तीय गति कहलाती है, या आप कह सकते हैं सर्कुलर मोशन। ध्यान दीजिए, आपके सामने एक डायग्राम प्रदर्शित किया गया है और इस डायग्राम के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि कोई भी वस्तु अपने ए पॉइंट से चलती है और घूमकर वापस सर्कल बनाकर उसी पॉइंट ए पर क्या है रुक जाती है। इसका मतलब क्या है कि वो अपने वृत्तीय गति को पूरा कर रही है, या अपने कह सकते हैं सर्कुलर मोशन कंडीशन के अंदर क्या है रुक रही है। इस पूरे पाथ ऑफ ट्रेवल के अंदर अपना ओरिजिन पॉइंट कितना है ओ से लेकर अपने ए बिंदु तक जो दूरी है वो अपने रेडियस को रिप्रेजेंट करती है, या आप हिंदी के अंदर कह लो त्रिज्या को प्रदर्शित करती है। तो ध्यान दीजिए, इस प्रकार की पूरी गति के अंदर दो प्रकार की चीजें सामने आती हैं। पूरे सर्कुलर मोशन पाथ के अंदर आपकी जो वस्तु है वो हर एक बिंदु पर क्या है चली होगी, या अपने कह दे कि हर एक बिंदु पर क्या है उसने पथ को बनाया होगा। जैसे कि एक सर्कल आपके सामने ड्रॉ करता हूं, ध्यान दीजिए, ये अपने पास एक सर्कल है जिसका ओरिजिन पॉइंट कितना है अपने पास ओ। मान लीजिए यहां पर आपका कोई वस्तु थी या आपका कोई ऑब्जेक्ट ए था और ये ऑब्जेक्ट क्या है वृत्तीय गति कर रहा है। इस ऑब्जेक्ट को वृत्तीय गति करते हुए आप ध्यान दीजिए कि ये जो आपका ऑब्जेक्ट है वो इस बिंदु पर भी आएगा, ये ऑब्जेक्ट आपका एग्जैक्टली इस बिंदु पर भी ट्रेवल्ड करेगा और ये जो ऑब्जेक्ट है वो इस बिंदु पर भी ट्रेवल्ड करेगा। पूरा कहने का जो मतलब है वो ये है विद्यार्थियों कि पूरे सर्कल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है वो हर पॉइंट पर क्या है गति कर रहा होगा, हर पॉइंट पर गति कर रहा होगा। अगर अपने ओरिजिन पॉइंट से एक परपेंडिकुलर डालें जो रेडियस को रिप्रेजेंट करता है तो ओ से लेकर ए तक अपनी वैल्यू जो आएगी वो रेडियस को बताएगी। और यहां से मैं कोई भी ऑब्जेक्ट का बिंदु उठा लूं और यहां से इस बिंदु से मैं एक रेखा खींचने का प्रयास करूं, यह भी आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट करेगी। और जब आपके ओ पॉइंट से दो रेखाएं ओ पॉइंट पर मिल रही होती हैं तो उनके मध्य एक कोण बनेगा जिसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ध्यान दीजिए, बिंदु ए को आप P1 का नाम दे लो और बिंदु ए को आप P2 का नाम दे लो, यानी कि P1 से लेकर P2 तक आपने ट्रेवल्ड किया और इस दौरान आपका जो एंगल यहां पर ड्रॉ किया गया, एंगल जो बना बीच में वो बना आपका थीटा। तो ध्यान दीजिए, एक कोण आपका और इसके अंदर बन रहा है P2 से लेकर O तक, तो P2 O और यहां से लेकर P1, ध्यान दीजिए P2 O और P1, इस प्रकार से एक एंगल बन रहा है जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है आपके थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि कोण को रिप्रेजेंट कर रहा है। और यही कोण जो होगा वो आपका कहलाएगा कोणीय विस्थापन अर्थात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, कोणीय विस्थापन अर्थात एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। यहां तक आई होप आपको बात समझ में आई होगी। मेरा कहने का पूरा जो तात्पर्य है विद्यार्थियों वो ये है कि कोई भी वस्तु या कोई भी ऑब्जेक्ट है जब वो एक वृत्त पर घूमता है या एक निश्चित वृत्ताकार मार्ग पर गति करता है उस दौरान
उन दो बिंदुओं के मध्य बना हुआ जो कोण है वो प्रदर्शित करता है कोणीय विस्थापन को। एग्जैक्टली आपको पूरी पूरी बात समझ में आई होगी। कोणीय विस्थापन को रिप्रेजेंट करता है तो इसका मतलब यह होगा कि सर कौन बनाएगा? एंगल। और एंगल को मापने की यूनिट क्या अपने पास? डिग्री या रेडियन। तो इसका मात्रक क्या बनेगा आपके आधार पर? डिग्री या रेडियन। या आप इसको रेडियन से क्या है रिप्रेजेंट कर सकते हैं, या आप इसको डिग्री से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यह प्रश्न भी बहुत बार परीक्षा के अंदर पूछा गया है कि कोणीय विस्थापन का मात्रक निम्न में से क्या होगा? तो आप बताएंगे डिग्री। कारण यह है क्योंकि कोणीय विस्थापन आपके वृत्तीय गति के अंदर कोण को प्रदर्शित करता है, एंगल को रिप्रेजेंट करता है। यहां तक बात आपको समझ में आई होगी। चलो ध्यान दीजिए, अपने आगे बढ़ते हैं। जिस प्रकार कोई भी वस्तु अगर वृत्तीय गति करती है और वृत्तीय गति करती हुई वस्तु एक कोण का निर्माण करती है, एक एंगल को रिप्रेजेंट करती है, अगर वो कोण हर बिंदु पर अपने आप के अंदर बदलाव लेकर आए, मेरा पूरा कहने का मतलब क्या है? जैसे एक एग्जांपल के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट बिंदु ए से चलना स्टार्ट करता है और इस प्रकार से वृत्तीय गति करता है। वृत्तीय गति कर रहा कोई भी ऑब्जेक्ट है, ओरिजिन पॉइंट से रेडियस आर को क्या है तैयार करेगा या आर को बनाएगा। ये जो रेडियस है वो हर पॉइंट पर इक्वल रहेगी, हर बिंदु पर सर्कल के इक्वल रहेगी कि सर्कल के केंद्र से या आप कह लो वृत्त के केंद्र से खींची गई सरकमफ्रेंस तक जो रेखा है वो त्रिज्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। और यही रेडियस है वो पूरे सर्कल के सरकमफ्रेंस के हर एक एग्जैक्ट पॉइंट पर क्या सेम रहेगी। इसका मतलब सर कोण भी क्या रहेगा? बराबर थीटा थीटा और यहां पर भी थीटा। लेकिन जब आप किसी भी वस्तु को घुमा रहे होते हो, किसी भी वस्तु को वृत्तीय गति करवा रहे होते हो, उस दौरान उसके कोण में किसी ना किसी एक बिंदु पर क्या है परिवर्तन आता है और यही परिवर्तन समय के अनुसार प्रदर्शित होता है। और जब किसी भी कोण के अंदर परिवर्तन आए, इसका मतलब है कोणीय विस्थापन में क्या आएगा? परिवर्तन। और यही कोणीय विस्थापन का जो परिवर्तन है वो कोणीय वेग को प्रदर्शित करेगा। ठीक है ना? ये मुद्दे की बात है जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। तो ध्यान दीजिए, अगला टॉपिक अपना क्या बना? कोणीय वेग या एंगुलर वेलोसिटी। कोणीय वेग या आप कह दो एंगुलर वेलोसिटी। तो ध्यान दीजिए, एंगुलर वेलोसिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करेंगे? अपने फॉर्मूला क्या बनाएंगे एंगुलर वेलोसिटी का कि विस्थापन या आप कह दो कोणीय विस्थापन, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम। क्यों? क्योंकि टाइम के अकॉर्डिंग क्या ये अपने आप में बदलाव ला रहा है और यही बराबर होगा आपके कोणीय वेग की। तो कोणीय वेग को रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। थीटा रिप्रेजेंट करता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को और टी रिप्रेजेंट करता है टाइम को। तो फॉर्मूला क्या बना विद्यार्थियों? ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। यहां से अपने एंगुलर वेलोसिटी की यूनिट अपने फाइंड कर सकते हैं। और ये मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर के अंदर भी सिखाया था, रटना नहीं है, मैं फिर से कह रहा हूं। फिजिक्स इज ए टेक्निकल सब्जेक्ट। इस आधार पर पूरे साइंस के अंदर अपने को यह सीखना है, न कि रटना है कि मात्रक किस प्रकार से निकाल सकते हैं। मात्रक हमेशा फॉर्मूले से निकलता है, यूनिट हमेशा फॉर्मूले से ज्ञात किया जाता है, न कि उसको रटना। ठीक है ना? तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला बना ओमेगा इज इक्वल टू थीटा अपॉन में टी। थीटा किससे रिप्रेजेंट होता है? कोण से। और कोण की जो माप होती है वो होती है डिग्री या रेडियन। रेडियन को आरसी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिवाइड बाय टाइम। टाइम का मतलब हो गया टी, और टी जो है उसका जो यूनिट होएगा वो होएगा सेकंड। समय का मात्रक सेकंड, तो रेडियन अपॉन में सेकंड, या आप कह लो रेडियन पर सेकंड, या कह लो डिग्री पर सेकंड, डिग्री प्रति सेकंड। ये आपका पूरा बनेगा कोणीय विस्थापन का मात्रक। ठीक है, हाई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। चलो आगे और पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आप कोणीय वेग को निकाल रहे हो, इस प्रकार से इस पूरे सर्कुलर मोशन के अंदर एक चीज और उत्पन्न होती है। ध्यान दीजिए, जैसे मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को, किसी भी वस्तु को, किसी भी m मास की बॉडी को ए पॉइंट से क्या है वृत्तीय गति करवाने की कोशिश करवा रहा हूं, या आप कह लो एंगुलर मोशन उसको मैं दे रहा हूं। तो एंगुलर मोशन देने के बाद आपकी वस्तु के वेग के अंदर बदलाव आएगा कहीं ना कहीं। सर कैसे? थोड़ा सा और इसको डिटेल में समझाने का प्रयास कीजिए। बिल्कुल, देखिए मैंने आपको क्या कहा, एक छोटा सा एग्जांपल मैंने आपको देने का प्रयास किया। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं कि आपने बचपन के अंदर एक छोटा सा एग्जांपल इस प्रकार से सेट किया होगा। जैसे एक रस्सी
के साथ में एक पत्थर को बांधिए या एक बॉल फुटबॉल को बांधिए और आप उसको क्या है यहां से किसी भी एक एग्जैक्ट पॉइंट से घुमाने का प्रयास कीजिए। वो वस्तु क्या है विद्यार्थियों, घूमेंगी यानी कि वर्तीय गति करेगी, सर्कुलर मोशन क्रिएट करेगी। उस समय उसकी डायरेक्शन भी बदलेगी। जब वो इधर घूम रही है तो दिशा इधर होगी, इधर घूम रही है तो डायरेक्शन इधर की तरफ आएगी, और यहां जब आएगी तो डायरेक्शन मेरी तरफ आएगी, और जहां यहां आएगी वस्तु तो डायरेक्शन उसकी इस तरफ आएगी। इसका पूरा मतलब ये हो गया कि जब वस्तु वर्तीय गति कर रही होती है उस समय उसकी दिशा में अर्थात उसकी डायरेक्शन के अंदर क्या है बदलाव आता है या परिवर्तन आता है। यही परिवर्तन किसके बराबर होगा, कोणीय त्वरण के बराबर। क्यों सर, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर के अंदर अपने सीखा था कि किसी भी वस्तु के वेग में जो बदलाव होता है, चेंज ऑफ द वेलोसिटी है, वो हमेशा एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। और यहां अपने जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं वर्तीय गति, तो जाहिर सी बात है घूमती हुई वस्तु के वेग में जो परिवर्तन होगा वो भी किसको प्रदर्शित करेगा, कोणीय त्वरण को, एंगुलर एक्सीलरेशन को। ठीक है, तो नेक्स्ट अपना टॉपिक क्या है, कोणीय त्वरण। तो ध्यान दीजिए एंगुलर एक्सीलरेशन के बारे में यहां पर अपने लिख सकते हैं कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन। इसको अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं, सिंबल क्या है अल्फा। ध्यान दीजिए मैंने आपको क्या बताने का प्रयास किया कि कोई भी अपने m मास की बॉडी या ऑब्जेक्ट को घुमाने का प्रयास करते हैं, वर्तीय गति करवाते हैं या सर्कुलर मोशन करवाते हैं, तो हर एक बिंदु पर, हर एक पॉइंट पर उसकी जो डायरेक्शन है स्टूडेंट्स वो क्या है चेंज होएगी। इस बिंदु पर डायरेक्शन उसकी क्या है V1 है, यहां पर V2 है और यहां पर V3 है, और इस बिंदु पर डायरेक्शन ऊपर की ओर V4 होगी। अगर उसकी दिशा में बदलाव आ रहा है जाहिर सी बात है उसके वेग में भी बदलाव आएगा, और यही वेग में बदलाव जो होगा वो आपके कोणीय त्वरण को रिप्रेजेंट करेगा। तो कोणीय त्वरण अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में टी, अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में टी। यहां तक आपको बात समझ में आई होगी, ठीक है ना। ओमेगा का मतलब यहां पर क्या है, ओमेगा रिप्रेजेंट कर रहा है आपके कोणीय वेग को या एंगुलर वेलोसिटी को, ठीक है, और टी यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है आपके टाइम को, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि कोणीय वेग में परिवर्तन की जो दर होगी वो किसके बराबर होगी, कोणीय त्वरण की, एंगुलर एक्सीलरेशन की। यहां से अपने क्या इस अल्फा का यूनिट फाइंड कर सकते हैं, या आप कह लो कि कोणीय त्वरण का मात्रक अपने ज्ञात कर सकते हैं। और अभी हाल ही में अपने सीखा था किसी भी भौतिक राशि के सूत्र से मात्रक कैसे ज्ञात कर सकते हैं, रटना नहीं है, फिर से बार बार बता रहा हूं, सीखना है, समझने का प्रयास करना है, सीखने पर बल देना है, न कि रटने पर। तो ध्यान दीजिए अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा अपॉन में टी, और ओमेगा का यूनिट अपने अभी फाइंड किया था, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, डिग्री प्रति सेकंड या रेडियन पर सेकंड। तो यहां पर वैल्यू रख दे रेडियन पर सेकंड डिवाइड बाय टाइम की वैल्यू कितनी होती है, या टाइम का जो यूनिट होता है वो कितना होता है सेकंड, एक, और यहां पर एक सेकंड अपने और यहां पे रख दिया। तो पूरी जो वैल्यू आएगी, सेकंड कितने बन गए आपके, 2 बन गए, तो रेडियस अपॉन में सेकंड की स्क्वायर, या कह लो डिग्री प्रति सेकंड की स्क्वायर। यहां तक आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है ना। ये आपका बनता है कोणीय त्वरण या एंगुलर एक्सीलरेशन। और जहां से आपका एग्जामिनर क्या है जो कि त्यों आपसे प्रश्न पूछता है, या तो कभी ना कभी कोणीय त्वरण की डेफिनेशन से क्वेश्चन उठाएगा, या वो उसके डायरेक्ट यूनिट से क्वेश्चन उठाएगा, उसके मात्रक से प्रश्न पूछने का प्रयास करेगा। यहां तक आपको चीजें समझ में आई होंगी। देखिए आगे बढ़ते हैं अपने, और अपने इसको गहराई में पढ़ने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए यहां तक आपको बातें समझ में आई क्या, अच्छे से, ठीक है। ध्यान दीजिए इसके बाद में अगर अपने प्रयास करें पढ़ने का इसको और डिटेल में, तो अपने पढ़ते हैं एक फोर्स के बारे में। देखो जब आप किसी वस्तु को घुमा रहे थे और आपने उसको वर्तीय गति करवाई, क्या उस दौरान उसके वेग में परिवर्तन हुआ? आप कहेंगे सर बिल्कुल, अभी तो पढ़ा है कि डायरेक्शन चेंज हो रही है। डायरेक्शन चेंज हो किसकी रिस्पेक्ट में रही है, जब वेलोसिटी चेंज हो रही है। भी वेलोसिटी के अंदर बदलाव आ रहा है तो डायरेक्शन के बेसिस पर तो आ रहा है ना, एग्जैक्ट बात है ना, बिल्कुल सर। इसी आधार पर अगर अपने इसको और डिफाइन करने का प्रयास करें तो ध्यान दीजिए कि वस्तु अगर घूम रही है, वर्तीय गति कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो वो अपने अंदर एक बदलाव और लेकर आएगी, जो वेग का बदलाव होगा एग्जैक्टली इसी तरह, लेकिन वो वेग का बदलाव आपके वस्तु के केंद्र की ओर होगा, यानी कि उसके सेंटर की ओर क्या है काम करेगा। जैसे एक छोटे से डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, बिंदु ए से क्या है अपनी वर्तीय गति को करना प्रारंभ करता है।
यहां से अपने इसको घुमाएंगे और इस प्रकार से यहां पर इसको लाकर छोड़ देंगे। ध्यान दीजिए, ये जो आपका ऑब्जेक्ट ए है, ये आपकी वर्तीय गति को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो एक सर्कल बना रही है या एक सर्कुलर मोशन, सर्कुलर पाथ को क्या ट्रेवल कर रहा है, यानी वर्तीय गति को प्रदर्शित कर रहा है। यहां से अपने इसका क्या बना लेते हैं, ओरिजिन पॉइंट ओ, और यहां से एक रेखा खींचते हैं, एक लाइन जो आपकी रेडियस को रिप्रेजेंट कर रही है या त्रिज्या को रिप्रेजेंट कर रही है। आपने जब वस्तु को घुमाना प्रारंभ किया, रस्सी से बांधकर एक गेंद या एक बॉल को घुमाया, और धीरे धीरे जब आपने अपनी स्पीड को कम किया और वही जो बॉल है वो आपके हाथ के पास में जहां से आपने घुमाना प्रारंभ किया था, धीरे धीरे वहां पर आकर क्या है, रुकने लग जाएगी और अपनी स्पीड को क्या करेगी, कम करेगी। स्पीड को कम करना अर्थात अपनी वेलोसिटी में चेंज लाना। लेकिन विद्यार्थियों, इस बचपन के खेल के अंदर आपने ये भी नोट किया होगा कि जो वो वेलोसिटी के अंदर बदलाव लेके आ रही है, वो कहीं ना कहीं जहां से आपने रस्सी पकड़ी थी एग्जैक्टली वहां पर आकर रुकती है, यानी कि केंद्र की ओर आ रही है, सेंटर की ओर क्या है, वो आ रही है ना। और सेंटर की ओर इस प्रकार से अपनी वस्तु के अंदर बदलाव लेके आना, सेंटर के अंदर या सेंटर की ओर इस प्रकार से वस्तु द्वारा अपने वेग में बदलाव लेके आना कहलाता है अभिकेंद्रीय त्वरण। क्योंकि वेग में बदलाव आएगा तो त्वरण तो पैदा होगा ही होगा, एक्सीलरेट तो उसके अंदर उत्पन्न होगा। तो एक्सीलरेशन को रिप्रेजेंट करता ए किसकी रिस्पेक्ट में, आर। आर यहां पर क्या है, रेडियस, जो क्या बता रही है, सेंटर की ओर खींच रही है वस्तु को, सेंटर की ओर आने को बता रही है। तो ए आर इज इक्वल टू, बदलाव किस में आ रहा है, वी में, वी की लगा दी स्क्वायर डिवाइड बाय आर, पूरा पूरा फॉर्मूला क्या बन गया, ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। आई होप एग्जैक्टली ये पूरी थ्योरी आपको समझ में आई होगी। अभी केंद्रीय त्वरण की इसको रिप्रेजेंट करते हैं ए आर से, ठीक है ना, सेंट्रीफ्यूगल एक्सीलरेशन, अभी केंद्रीय त्वरण ए आर इज इक्वल टू वी स्क्वायर डिवाइड बाय आर। यहां तक बात समझ में आई, कंप्लीट हुई, बिल्कुल ठीक है ना। इसी प्रकार एक फोर्स भी यहां पर अप्लाई कर रहे हैं। अब देखो, वो वस्तु आपके केंद्र की ओर आ रही है, लेकिन वहां पर जो आना है उस वस्तु का केंद्र की ओर, वो एक खिंचाव ही तो है, खींच ही तो रही है रस्सी। रस्सी को आप खींच रहे हो बॉल के माध्यम से, और बॉल क्या फोर्स लगा रही है रस्सी पर, जिसकी वजह से क्या रस्सी आपके हाथ के पास में रुक रही है। तो ये खिंचाव, ये बल, ये फोर्स भी इस बात को प्रदर्शित करता है, जो क्या है, वस्तु के द्वारा केंद्र की ओर लग रहा है। आपने अक्सर एक छोटा सा उदाहरण और भी पढ़ा होगा इसके अंतर्गत। सर क्या, ध्यान दीजिए, आपके जो रोड बनती है, सड़कें जो बनती हैं, हाईवे, और हाईवे की जो सड़कें हैं उनके जो मोड़ हैं वो थोड़े से उठे हुए बनाए जाते हैं। इसका कारण पता क्या है, ठीक है भाई, हाईवे के जो मोड़ है वो सीधे ही क्यों नहीं बना दिए जाते, थोड़ी सी करवट क्यों दी जाती है, एंगल उसको क्यों दिया जाता है, कोण इस वजह से दिया जाता है कि गाड़ी जब मुड़े और मोड़ का जो सेंटर है वो गाड़ी को क्या है, अपनी ओर खींच के रखे, ताकि गाड़ी आसानी से मुड़ जाए, कोई भी दुर्घटना या एक्सीडेंट वगैरह न हो, है ना। इसी प्रकार से क्या है, वो मोड़ के अंदर करवट दी जाती है, और जो मोड़ के अंदर वो करवट दी गई है और जो मोड़ का सेंटर अपनी ओर गाड़ी को खींच रहा है, तो वो अपनी ओर फोर्स ही तो लगा रहा है, खिंचाव ही तो फोर्स होता है, बल होता है। और वही बल क्या कहलाएगा, आपका अभिकेंद्रीय बल, जो सेंटर की ओर लग रहा है, या आप कह दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। फिर से समझने का प्रयास करो, मैंने आपको एक दैनिक जीवन से जुड़े हुए उदाहरण के माध्यम से समझाने का प्रयास किया, अपने अब इसको एक डायग्राम या चित्र के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपके सामने इस प्रकार से लिखा हुआ है, अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल का मतलब, अभी का मतलब हो गया अंदर की ओर, केंद्र का मतलब उसका सर्कल का केंद्र, सेंटर, और बल का मतलब खिंचाव, यानी कि गाड़ी को, आपकी जो गाड़ी मोड़ से मुड़ रही है उसको अंदर की ओर कोई ना कोई खींच रहा है, और यही खींचने की जो शक्ति है या ये जो बल है, इसी को अपने कहते हैं अभिकेंद्रीय बल। ध्यान दीजिए, अभिकेंद्रीय बल, या आप कह दो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया, ये कोई ऑब्जेक्ट था ए, और इसने क्या है, वृत्तीय गति करना प्रारंभ किया। वृत्तीय गति करती हुई ये जो वस्तु है वो हर पॉइंट पर अपने वेग में बदलाव लेके आएगी, बिल्कुल लेके आएगी, जैसा कि अपने पढ़ा है। और अंदर की ओर, केंद्र की ओर एक फोर्स काम करेगा इस तरफ, जिसको अपने F1 से रिप्रेजेंट कर दिया। यहां से भी वस्तु आएगी तो यहां पर भी एक फोर्स अप्लाई होगा F2, ये भी केंद्र की ओर लग रहा है, यहां से भी एक फोर्स होगा F3 केंद्र की ओर, और यहां पर भी फोर्स है F4 केंद्र की ओर,
ठीक है, तो ये जो आपका बल केंद्र की ओर लग रहा है, बिल्कुल केंद्र की ओर लग रहा है, जो केंद्र की ओर लग रहा है, इसी बल को कहेंगे अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, m मास की वस्तु थी तो m तो आएगा, यानी कि उस वस्तु का, उस बॉडी का, उस ऑब्जेक्ट का जो मास था, द्रव्यमान था, वो कितना था, m। उसके वेग में बदलाव आ रहा है तो v² से रिप्रेजेंट करेंगे। हर जगह पर जो रेडियस है वो सेम रहती है, मैंने बताया सेंटर O से सर्कमफ्रेंस तक जो रेडियस है वो इक्वल रहेगी, तो डिवाइड बाय r इज इक्वल टू Fr। Fr का मतलब अभिकेंद्रीय बल, Fr इज इक्वल टू mv² डिवाइड बाय r। और इसी फॉर्मूले के आधार पर एग्जामिनर आपकी परीक्षा में न्यूमेरिकल्स या प्रश्न पूछता है, आपको वस्तु का द्रव्यमान देगा, बोलेगा कि वो वस्तु है वो एक वृत्तीय गति कर रही है और वृत्तीय गति करती हुई वस्तु के बीच में एक बल कार्य कर रहा है, एक फोर्स लग रहा है, इस फोर्स का मान ज्ञात करें यदि त्रिज्या का मान इतना इतना सेंटीमीटर या मीटर दिया है। इस प्रकार से प्रश्न क्या है आपके पेपर में पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। ठीक है ना, आई होप आपको फॉर्मूला समझ में आया, कैसे बना, थ्योरी समझ में आई, सिद्धांत समझ में आया, अभिकेंद्रीय बल का सिद्धांत कहाँ अप्लाई होता है। ठीक है ना, हाईवे बनाने के समय या आप कह लो हाईवे के जो मोड़ है वो थोड़े से उठे हुए बनाए जाते हैं सड़कों के, वहां ये सिद्धांत क्या फिजिक्स का अप्लाई होता है। पूरा आपको बात में समझ में आया हो। आगे चलते हैं, ध्यान दीजिए, और एक और प्रकार की गति को समझने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे मान लीजिए आपने किसी भी बॉल को फेंकना है किसी टारगेट तक, आपने अर्थ से या आप कह लो जहां आप खड़े हैं समतल से किसी भी वस्तु को फेंक रहे हैं। ठीक है, किसी भी बॉल को या फुटबॉल को या आप कह लो किसी भी ऑब्जेक्ट को एक टारगेट तक, एक डेस्टिनेशन तक, एक लक्ष्य तक पहुंचाने का प्रयास कर रहे हैं, तो फेंकने के कितने प्रकार के तरीके हो सकते हैं। तो कहेंगे सर ये कोई प्रश्न हुआ, फेंकने के तरीके ऐसे भी हो सकते हैं कि बॉल को हम सीधा फेंक दें, हॉरिजॉन्टल लाइन पर फेंक दें, क्षैतिज दिशा में, हम बॉल को ऊपर फेंक दें, या हम बॉल को इस प्रकार से इस एंगल से सेट करके फेंकें कि वो अपने डेस्टिनेशन तक, गंतव्य स्थान तक अच्छे से पहुंच पाए। ध्यान दीजिए, एक डायग्राम के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका प्लेन है, ये आपका समतल है। ठीक है ना, प्लेन पर आप खड़े हो, इस प्लेन पर आप खड़े हो और खड़े होकर आपने किसी भी ऑब्जेक्ट ए को यहां से क्या है फेंकना प्रारंभ किया। जब आपने ऑब्जेक्ट ए को यहां से फेंका तो आपने बिंदु बी तक फेंकना था, ये आपका डेस्टिनेशन पॉइंट था, आपका लक्ष्य बिंदु था। और जब लक्ष्य बिंदु तक आपने फेंका तो आप इस प्रकार से फेंकने का प्रयास किया कि वो यहां से जाए और अपने लक्ष्य तक क्या है पूरा एग्जैक्ट पॉइंट पर आ पड़े। यानी कि आपने उस वस्तु को जो गति करवाई वो एक पाथ ट्रेवल्ड कर रही थी, जो कि आपका परवलयाकार पथ बन रहा था। परवलयाकार का मतलब पैराबोलिक पाथ या परवलयाकार पथ। और कोई भी वस्तु अपने क्षैतिज दिशा से या अपने समतल से जब परवलयाकार पथ तय करती हुई गति करती है, इस प्रकार की गति को कहते हैं प्रक्षेप्य गति या प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रक्षेप्य गति या आप इसको कह दो इंग्लिश में प्रोजेक्टाइल मोशन। हाँ या ना, यहां तक बात आई हो, आपको समझ में आई हो। ठीक है ना, अब देखिए इस पूरे डायग्राम के अंदर आपको यहां ए से लेकर बी तक इसकी मैक्सिमम रेंज होगी, जो आपको दिखाई दे रही है कि आपने जब वस्तु को फेंका था तो उसकी हॉरिजॉन्टल लाइन के अंदर कितनी रेंज थी, कितनी अधिकतम रेंज तक, मैक्सिमम रेंज तक आपने फेंका, जो एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, क्षैतिज दिशा को प्रदर्शित करती है। इसी को कहते हैं प्रास या रेंज। यहां से अपने एक एक्सिस ले लेते हैं इस प्रकार से, एक्सिस वाई, और ये एक्सिस अपना क्या है एक्स। यहां इसके बीच में कोई ना कोई एंगल बनेगा, बिल्कुल बनेगा सर। अब अपने को इस पूरे पाथ के अंदर पैराबोलिक जो पाथ है, परवलयाकार पथ है, जो आपने वस्तु को फेंकते समय बनाया, इस पूरे पथ के अंदर यह देखना है कि अधिकतम ऊंचाई कहां तक हो सकती है, मैक्सिमम हाइट किस पॉइंट पर होगी, जहां वस्तु क्या है सबसे ज्यादा ऊंचाई पर होगी, वो आपको दिख रहा है यहां वाला बिंदु, एग्जैक्टली ये वाला पॉइंट। यहां से आपके प्रास तक अगर एक परपेंडिकुलर डालें तो ये रिप्रेजेंट करेगा आपके हाइट को, जो बता रही है अधिकतम, यानी कि मैक्सिमम हाइट, अधिकतम ऊंचाई। तीन प्रकार की चीजें आपके सामने निकली इसके अंदर। एक तो आपने कहा कि सर जहां से आपने वस्तु को फेंका और वो वस्तु अपने डेस्टिनेशन पॉइंट तक या लक्ष्य बिंदु तक जाकर गिरी, उसके बीच में रेंज कितनी थी, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की रेंज कितनी थी,
क्षैतिज दिशा की प्रास कितनी थी, जिसको आपने आर से रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया। दूसरा इसके अंदर मुख्य बिंदु क्या निकल कर आया कि सर जिस वस्तु को आपने समतल से फेंका था, बॉल को, फुटबॉल को या किसी भी ए ऑब्जेक्ट को, वो उड़ते समय कितनी ऊंचाई पर सर्वाधिक अधिकतम बिंदु तक था, कितनी ऊंचाई तक, यानी कि उसकी ऊंचाई किस बिंदु पर सबसे ज्यादा थी, उसी पॉइंट को कहेंगे एच मैक्सिमम, यानी कि अधिकतम ऊंचाई, या आप कह दो हाइट ऑफ मैक्सिमम। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। अगर अपने बात करें तीसरे बिंदु की ओर, तो तीसरा बिंदु यह बता रहा है कि जब आपने वस्तु को फेंका प्लेन से, यानी कि समतल से, जब आपने किसी ऑब्जेक्ट को ट्रेवल्ड करवाया पैराबोलिक पाथ, उस समय वो वस्तु उड़ रही थी, कितने टाइम में उड़ रही थी सर, क्या टाइम था, क्या काल था, है ना, इसी को कहते हैं उड्डयन काल, फ्लाइट ऑफ टाइम। ठीक है, फ्लाइट ऑफ टाइम, जिसको अपने कैपिटल टी से क्या है रिप्रेजेंट करते हैं। तीन बातें इसके अंदर मुख्य रूप से निकल कर आई। एक तो रेंज, जो आपकी हॉरिजेंटल डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, क्षैतिज दिशा को प्रदर्शित कर रही है। एक आपका हाइट ऑफ मैक्सिमम, जो अधिकतम ऊंचाई को प्रदर्शित कर रही है। और तीसरा बिंदु प्रक्षेप्य गति में आपका उड्डयन काल, जो टाइम ऑफ फ्लाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है कि कोई वस्तु कितने टाइम से उड़ रही थी सर, कितने टाइम से क्या वो उड्डयन काल तय कर रही थी। तीन बिंदु है, तीनों के अपने फॉर्मूले बनाते हैं और कुछ प्रश्न करने का प्रयास करते हैं। ध्यान दीजिए, आपकी रेंज की बात करें सर, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अंदर आपकी जो रेंज है अधिकतम, यानी कि जो अधिकतम प्रास है, वो किसको प्रदर्शित करेगी, आर को प्रदर्शित करेगी। आर इज इक्वल टू, ध्यान दीजिए, आर इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी। यह फॉर्मूला आपका प्रदर्शित करता है कि आपने जब वस्तु को फेंका, उस गेंद को, उस फुटबॉल को फेंका, वो वस्तु अपनी क्षैतिज दिशा में कितनी दूरी तय कर रही थी, कितनी प्रास बना रही थी, वो उसकी मैक्सिमम रेंज होगी और वही रिप्रेजेंट करेगी यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में जी को। यहां पर u का मतलब है जिस वेग से आपने वस्तु को पहले फेंका, यानी कि प्रारंभिक वेग, जब आपने वस्तु को वेलोसिटी दी होगी। ठीक है ना, u इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग, है ना। तो r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन में g। ये आपकी आ गई मैक्सिमम रेंज, या आप कह दो रेंज, प्रास। अगर बात करें अपने मैक्सिमम हाइट की, h मैक्स या मैक्सिमम हाइट, तो विद्यार्थियों मैक्सिमम जो हाइट होगी वो होगी आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। ये आपको फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना है, सुबह शाम ठंडे पानी के साथ में इसको लेना है दवाई के रूप में, ताकि आपको याद रहे। और यहां से आपके लैब असिस्टेंट की परीक्षा में से हर बार 2018 का प्रश्न पत्र उठा के देख लो, 16 का उठा के देख लो, हर बार यहां से प्रश्न आपसे पूछता ही पूछता है। एक न्यूमेरिकल बनता है जो आपके इन सूत्रों पर आधारित है। तीसरा सूत्र बनता है आपका फ्लाइट ऑफ टाइम से, यानी कि उड्डयन काल से। तो T इज इक्वल टू 2u साइन थीटा अपॉन में g। ठीक है ना, ये आपका बनता है उड्डयन काल या फ्लाइट ऑफ टाइम, जो आपके कैपिटल टी को रिप्रेजेंट करता है। ये भी आपको शाम या सुबह को ठंडे पानी के साथ में लेना है ये फॉर्मूला, ठीक है ना, याद रखना बढ़िया तरीके से। तीन फॉर्मूले बताए, आर को रिप्रेजेंट करने वाला, एच मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करने वाला, फ्लाइट ऑफ टाइम को रिप्रेजेंट करने वाला। तीनों के तीनों ही फॉर्मूले इतने इंपॉर्टेंट है जहां से आपका प्रश्न बनता है और प्रश्न आपसे एग्जामिनर क्या है पूछता है। ध्यान दीजिए, यहां पर आगे अपने इन तीनों फॉर्मूलों का प्रयोग करके एक थ्योरी प्रतिपादित करते हैं, एक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं, जो यह बताता है कि आपकी प्रक्षेप्य गति के दौरान सबसे ज्यादा ऊंचाई किस बिंदु पर होती है, जो हाइट मैक्सिमम को रिप्रेजेंट करती है, या आप ये कह लो कि आपकी जो प्रास है, जो रेंज है, वो सर्वाधिक कहां होगी, कितने डिग्री का कोण बनाएं, कितना एंगल सेट करें वस्तु को फेंकते समय कि वस्तु अपने एग्जैक्ट टारगेट तक क्या है पहुंच पाए, या अपने गंतव्य स्थान तक अच्छे से पहुंच पाए। ध्यान दीजिए, यानी अपने को डेस्टिनेशन पॉइंट तक वस्तु को पहुंचाना है। एग्जैक्टली मेरी बात आपको समझ में आई होगी। जैसे मैंने आपके सामने कहा कि जो आपकी हाइट मैक्सिमम है वो होती है आपकी यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g, और आर जो होती है वो होती है आपकी यू स्क्वायर
साइन 2 थीटा अपॉन में जी। इस प्रकार से अपने दो फॉर्मूले प्रतिपादित किए। ध्यान दीजिए इसके अंदर लिखा हुआ साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। आपने मैथमेटिक्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर तो अवश्य पढ़ा होगा, नहीं तो 10th में तो पढ़ा ही होगा। 2 थीटा, वो भी साइन 2 थीटा। ये बताने का प्रयास कीजिए या ये समझने का प्रयास कीजिए कि जो साइन थीटा है, अधिकतम वैल्यू साइन थीटा की कितनी हो सकती है? एक ही अधिकतम वैल्यू साइन थीटा की टेबल के अंदर हो सकती है। कभी भी आपने साइन थीटा की वैल्यू 2 सुनी, 3 सुनी, 5 सुनी? नहीं, नेवर। साइन थीटा की जो अधिकतम वैल्यू है, यानी कि मैक्सिमम जो वैल्यू है, वो 1 होगी। और 1 कहां होगी साइन थीटा की? किस मान पर होगी, किस डिग्री पर होगी? 90 डिग्री। आप कह सकते हैं कि सर जो साइन 90 डिग्री होगा ना आपका, साइन 90, वो आपका 1 को रिप्रेजेंट करेगा। साइन 90 1 को रिप्रेजेंट करेगा। बिल्कुल सर, ठीक है। इसका मतलब साइन 2 थीटा वो 90 डिग्री के बराबर रख दिया जाए। 90 डिग्री के बराबर रखेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45। इसका पूरा मतलब ये हो गया कि जो थीटा है वो 45 बता रहा है, और थीटा की वैल्यू अगर मैं यहां पर रेंज के फॉर्मूले में 45 रख दूं, ठीक है ना, थीटा की वैल्यू 45 रख दूं, तो साइन 2 इंटू 45 डिवाइड बाई जी सोल्व करेंगे, यू स्क्वायर साइन 45 इंटू 2 90, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1 मल्टीप्लाई 1, पूरी वैल्यू आएगी यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। आर की वैल्यू आ गई यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। ये रिप्रेजेंट कर रही है कि आप 45 डिग्री का कोण सेट करके बॉल को फेंको और वो बॉल आपके डेस्टिनेशन पॉइंट तक बढ़िया तरीके से पहुंच जाएगी, आराम से पहुंचेगी, एग्जैक्ट पॉइंट तक पहुंचेगी। इसका पूरा मतलब ये जो बता रहा है यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी को। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। ध्यान दीजिए, अगर यही अपना थीटा जो 45 डिग्री है, थीटा 45 डिग्री है, अगर अपने हाइट मैक्सिमम के फॉर्मूले में अप्लाई कर दे तो हाइट मैक्सिमम का फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g। यहां पर अपने थीटा 45 रखते हैं, यू स्क्वायर साइन थीटा 45, साइन 45 की वैल्यू सर 1 अपॉन में √2 स्क्वायर कर देंगे डिवाइड बाई 2g, यू स्क्वायर साइन 1 अपॉन में √2 की स्क्वायर ओपन करेंगे तो 1 अपॉन में 2 और डिवाइड में पड़ा 2g। सोल्व कर लो, कितना आ जाएगा? साइन यू स्क्वायर साइन 1/2 यानी कि 1/2, 1/2, 2 का अपने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4g। आपकी हाइट मैक्सिमम कितनी आई है बच्चों? यू स्क्वायर 4g। और आपकी आर मैक्सिमम कितनी आई थी? यहां से यू स्क्वायर डिवाइड बाई जी। दोनों को कंपेयर करो, तुलना करो, देखो क्या वैल्यू निकल कर आई। तो आप कह सकते हैं सर इसकी जो वैल्यू है हाइट मैक्सिमम की वो पूरी 1/4 आई है, या आप कह लो कि सर हाइट मैक्सिमम कभी भी निकलेगी वो आर मैक्सिमम या रेंज की चौथाई होगी। थीटा 45 पर पूरी बात समझने का प्रयास कीजिए। और यह प्रश्न पूछा था आपकी एनडीए की परीक्षा के अंदर, नेशनल डिफेंस एकेडमी में। हाइट मैक्सिमम जो है आपकी अधिकतम ऊंचाई प्रक्षेप्य गति करती हुई वस्तु की उस बिंदु पर होगी जब आपकी रेंज कितनी होगी? चौथाई। यानी रेंज को चौथाई कर दो, रेंज का चौथा हिस्सा जहां होगा ना, वहां सबसे ज्यादा ऊंचाई पर आपकी वस्तु ट्रेवल्ड कर रही होगी। इतनी बात समझ में आई क्या? पूरी सिंपल, अच्छे से, पूरे कंक्लूजन के साथ, निष्कर्ष के साथ। ठीक है, तो यहां तक आपका प्रोजेक्टाइल मोशन कंप्लीट होता है, या कह लो प्रक्षेप्य गति क्या कंप्लीट होता है। ठीक है ना। तो आज के इस चैप्टर के अंदर अपने क्या क्या चीजें सीखी? आज के इस चैप्टर के अंदर अपने ये जानने का प्रयास किया सर्कुलर मोशन होता क्या है बेसिकली, सर्कुलर मोशन कितने टाइप के बेसिस पर पढ़ा जा सकता है, सर्कुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा या एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पढ़ा, एंगुलर वेलोसिटी को जाना, एंगुलर एक्सीलरेशन को जाना, इनके फॉर्मूले निकाले, इनके मात्रक पढ़े और इनको प्रश्नों के अंदर अप्लाई भी किया। साथ ही साथ अपने सबसे महत्वपूर्ण जो भाग है अपने समतल में गति, मोशन ऑफ द प्लेन, जिसके अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन पढ़ा, प्रक्षेप्य गति पढ़ी और 3 प्रकार से उसके सूत्रों का इजाद किया। और यही सूत्र अपने प्रश्नों पर अप्लाई किए जहां से अपने पास वैल्यूज निकलकर सामने आई। आई होप पूरा टॉपिक आपको समझ में आया होगा। ठीक है, इसी प्रकार अपना गति का जो पूरा सेगमेंट है फिजिक्स के अंदर, मैकेनिक्स का जो पूरा भाग है, ये आपका गति वाला चैप्टर ये कंप्लीट होता है अच्छे से, बेहतरीन ढंग से। और यहां से आपकी परीक्षा के अंदर हर बार 2 से 3 प्रश्न मैक्सिमम पूछे ही जाते हैं, जहां से 1 प्रश्न आपका न्यूमेरिकल का बनता है, 2 प्रश्न आपके थ्योरी या सिद्धांत के बनते हैं।
ठीक है, तो विद्यार्थियों आज के लिए इतना ही। कल अपने नए टॉपिक के साथ में प्रस्तुत होंगे आपके सामने, जो आपका होगा बल और गति के नियम, या आप कह दो लॉ ऑफ मोशन एंड द फोर्स। ठीक है, इस चैप्टर को कल अपने प्रारंभ करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।